वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको डीएससी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डीएसएसबी पीवाईक्यूज बेस्ड शॉर्ट रिवीजन पार्ट 3 नोट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला विषय है भाषा और भाषा परिवार। इसमें हम बात करेंगे मुंडा भाषा परिवार की। जी, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये भाषाएं बोली कहाँ जाती हैं। इनके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अच्छा, और ये किस बड़े भाषा परिवार का हिस्सा हैं? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक मतलब AUSTROASIASIT भाषा परिवार का हिस्सा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रो एशियाटिक। और इस परिवार में कौन-कौन सी प्रमुख भाषाएं आती हैं? इसमें कई भाषाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो है मुंडारी, संथाली, हो और कुरकू। और इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? इन सब में संथाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा, नोट्स में एक रोचक तथ्य भी दिया गया है। हाँ, कि मुंडा भाषाएं जो हैं वो भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती हैं। और इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। मुअस। बिल्कुल। मुअस यानी मुंडारी और संथाली, ये दो मुख्य भाषाएं हैं। चलिए, भाषा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। जी, संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो इसे एक आधिकारिक दर्जा देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और इन भाषाओं को कोल या कार्डियन भाषाएं भी कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम हैं। और लिपि, क्या इनकी अपनी कोई लिपि है? हाँ, संथाली की अपनी एक लिपि है। इसका नाम है ओलचिकी। ओलचिकी, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, ओलचिकी। और इनके व्याकरण के बारे में क्या खास है? ये एग्लूटिनेटिव भाषाएं हैं। एग्लूटिनेटिव। एग्लूटिनेटिव, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जी, पिछले वर्षों के एक प्रश्न में मुंडारी और संथाली दोनों को ही सही उत्तर माना गया था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, जो है शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि की। हाँ, ह्यूरिस्टिक शब्द का जो अर्थ है वो है स्वयं खोजकर सीखना। टू फाइंड आउट। स्वयं खोजकर सीखना। तो ये किस तरह की विधि है? ये एक बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक विधि है। इसमें बच्चा सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होता है। और इसमें छात्र की भूमिका क्या होती है? इस विधि में छात्र एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर की तरह काम करता है। वो खुद ज्ञान की खोज करता है। अच्छा, तो ये किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। और दूसरा है लर्निंग बाय डिस्कवरी यानी खोज द्वारा सीखना। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके प्रणेता थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें समस्या पहले दे दी जाती है और छात्र स्वयं उसका हल ढूंढते हैं। शिक्षक हल बताता नहीं है। अच्छा, तो क्या हम इसे डिस्कवरी मेथड भी कह सकते हैं? बिल्कुल, ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड या खोज विधि भी कहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब स्टेप्स क्या हैं? इसकी प्रक्रिया इस तरह है। सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर छात्र हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और अंत में कंक्लूजन पर पहुंचेगा। तो ह्यूरिस्टिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुख्य अंतर क्या हुआ? देखिए, मुख्य अंतर यह है कि ह्यूरिस्टिक में छात्र डिस्कवरी यानी खोज करता है, फोकस प्रक्रिया पर ज्यादा है, सिर्फ हल पर नहीं। चलिए, अब हम अपने अगले विषय EVS यानी पर्यावरण अध्ययन पर आते हैं। तो EVS की प्रकृति क्या है? ये विषय असल में है क्या? EVS असल में 3 चीजों का मिश्रण है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, वैल्यूज यानी मूल्य और साइंस यानी विज्ञान। तो ये एक तरह का एकीकृत विषय है। बिल्कुल, EVS एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। और NCF 2005 के अनुसार इसे किन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है? इसे कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। पहली और दूसरी कक्षा में इसे भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाते हैं। और इसके 3 मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला तो पारंपरिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक मूल्य और तीसरा पर्यावरण जागरूकता। जी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब EVS के उद्देश्यों और इसमें विकसित होने वाले कौशलों की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसके क्या उद्देश्य हैं? प्राथमिक स्तर पर इसका एक उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल EVS में? हाँ, बच्चे अपने परिवेश के बारे में बात करना सीखते हैं, वर्णन करना सीखते हैं।
इसके अलावा समस्या समाधान की क्षमता बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। और बच्चों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास करना। बिल्कुल। और इसके लिए ईवीएस में थीम आधारित यानी थीमेटिक अप्रोच अपनाया जाता है। थीम आधारित जैसे परिवार, भोजन, पानी, आश्रय। विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि थीम के अंदर पढ़ाया जाता है। और एक पीवाईक्यू नोट है कि ईवीएस बच्चों को अपने परिवेश का वर्णन करने की भाषा देता है। सही है। ये भाषा कौशल वाले पॉइंट से ही जुड़ा है। अब आते हैं हिंदी साहित्य पर। इसमें हम कुछ प्रमुख रचनाकारों की बात करेंगे। सबसे पहले तुलसीदास। जी, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना तो रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में है। और विनय पत्रिका भी। हाँ, विनय पत्रिका। और एक और है गीतावली। इसके बारे में एक खास बात है। क्या? ये ब्रज भाषा में है। अक्सर लोग इसे भी अवधी का समझ लेते हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा में है। इसे विशेष रूप से याद रखना चाहिए। ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी? जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। पद्मावत। और अखरावट भी उन्हीं की रचना है। यहाँ एक विशेष नोट है कि गीतावली तुलसीदास की रचना है, जायसी की नहीं। ये कंफ्यूजन हो सकता है। जी बिल्कुल। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। उदंत मार्तंड, ये क्या था? उदंत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र था। अच्छा, पहला हिंदी समाचार पत्र। ये कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। अब एक पीवाईक्यू है हिंदी के रूपों के बारे में। जी। इसमें 2 रूप दिए गए हैं। एक है खड़ी बोली, जिसे हम मानक हिंदी भी कहते हैं, और दूसरा है हिंदुस्तानी। हाँ, हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सही रूप माने गए थे। हमारा अगला विषय है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और इसमें हम बात करेंगे जीन पियाजे की अवस्थाओं की। जी, पियाजे की पहली अवस्था है संवेदीगामी यानी सेंसरी मोटर। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और मोटर क्रियाओं से सीखता है। और इसका मुख्य कॉन्सेप्ट? इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये समझना कि चीजें आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती हैं। ठीक है। दूसरी अवस्था? दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं अहं केंद्रित सोच मतलब ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, जीववाद जिसे एनिमिज्म कहते हैं, और कृत्रिमवाद यानी आर्टिफिशियलिज्म। अब तीसरी अवस्था पर आते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है, लेकिन वो केवल मूर्त चीजों पर ही लागू होती है। और इसका मुख्य कॉन्सेप्ट? इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ विकसित होना। और चौथी और अंतिम अवस्था? वो है औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 11 वर्ष और उससे अधिक की उम्र में होती है। इसमें कौन सा चिंतन विकसित होता है? इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रस्तावक चिंतन यानी प्रोपोजिशनल थिंकिंग विकसित होता है। अब साइकोलॉजी से जुड़ी कुछ लर्निंग ट्रिक्स देख लेते हैं। पियाजे की अवस्थाओं को क्रम में याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, इसके लिए आप SPCF याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। SPCF? ठीक है। और अडेप्टेशन प्रोसेस के लिए? उसके लिए है SCI, स्कीमा, कंपेयर और इंटीग्रेट। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत? हाँ, जैसे वाइगोत्स्की का ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और बांडुरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकन द्वारा सीखना। अब अधिगम के सिद्धांतों पर आते हैं यानी कंडीशनिंग। इसमें 2 मुख्य हैं। पहला शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके जनक पावलोव थे। जी, पावलोव, और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसकी प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया थी घंटी, फिर भोजन और फिर लार का आना। बेल, फूड, सलाइवा। ठीक है। और दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके जनक थे BF स्किनर। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, मतलब व्यवहार के बाद क्या होता है। अच्छा, और इसके मुख्य कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इसके मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और दंड यानी पनिशमेंट। हमारा अगला विषय है ICT और गणित। पहले ICT टूल्स के प्रकार देखते हैं। जी,
इसमें पहला है सिचुएटिंग टूल्स। ये क्या करते हैं? ये वास्तविक अनुभव देते हैं, जैसे सिमुलेशंस, वीआर या गेम्स। अच्छा। फिर है कंस्ट्रक्टिव टूल्स हाँ, ये ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं। और कम्युनिकेटिव टूल्स। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ये संचार या बातचीत के लिए होते हैं, जैसे ईमेल, चैट। और इंफॉर्मेटिव टूल्स। ये केवल सूचना देने वाले होते हैं। एक PYQ अलर्ट भी है जी, कि कक्षा में स्थिति बनाना या जानकारी प्रसारित करना ये ICT टूल नहीं है, बल्कि ये विधियां हैं। कंप्यूटर बेसिक से भी एक सवाल है हाँ, कि CPU निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। भारत में ICT के कुछ पहले कौन से हैं? जैसे डिजिटल इंडिया, स्वयं, ई-पाठशाला। और इसके लाभ? व्यक्तिगत शिक्षण और सुलभ सामग्री, ये इसके बड़े लाभ हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षण यानी मैथ पेडागोजी की। जी प्रारंभिक स्तर पर गणित की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, गणित शिक्षण हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। और इसका मूल मंत्र क्या होना चाहिए? मूल मंत्र यह है कि गणित रटने का नहीं बल्कि करने का विषय है। तो शुरुआती समझ के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? शुरुआती समझ के लिए मूर्त वस्तुओं के साथ हेरफेर करना, मैनिपुलेशन, सबसे अच्छी विधि है। क्योंकि शुरुआती समझ मूर्त और संदर्भवश होती है। अब आते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पर। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हाँ, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन 2 मीन। इसको याद रखने का कोई तरीका? बस इतना याद रखना है कि 3 माध्यक में से 2 माध्य को घटाना है। और इसकी कोई शर्त भी है? हाँ, ये सूत्र केवल सममित बंटन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है। और एक सावधानी भी है? जी, यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस का नहीं। इसमें गलती हो जाती है अक्सर। ठीक है। अगला टॉपिक है परिसर यानी रेंज। इसका सूत्र बहुत सरल है, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू। और PYQ नोट कहता है कि यह चरम मानों एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और ग्रुप डेटा के लिए माध्यक का सूत्र? वो थोड़ा लंबा है, L+N2CF HFX। और एक ट्रिक है, MMR। हाँ, MMR यानी मीन, मीडियन, रेंज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। हमारा अंतिम विषय है कक्षा प्रबंधन और पर्यावरण। पहले बात करते हैं कक्षा प्रबंधन की। इसमें एक कॉन्सेप्ट है विषम योग्यता समूह, हेट्रोजीनस ग्रुपिंग। इसका अर्थ है अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ एक ही ग्रुप में रखना। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये बच्चों की लेबलिंग या टैगिंग को रोकता है। किसी पर कमजोर या होशियार का ठप्पा नहीं लगता। और इसमें समस्या समाधान के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक को सबसे पहले समस्या वाली स्थिति बनानी होती है। फिर एक भय मुक्त वातावरण देना होता है, अ फियर फ्री जोन। और क्या शिक्षक को हल बताना चाहिए? नहीं, हल नहीं बताना है, केवल मार्गदर्शन करना है। अब पर्यावरण और निष्कर्ष पर आते हैं। क्षति और संरक्षण, डैमेज एंड कंजर्वेशन। इसमें 2 तरह की स्थायी क्षति की बात की गई है। कौन कौन सी? पहली है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, और दूसरी है जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और नुकसान की 3P का भी जिक्र है। जी, एक त्रिभुज के 3 कोनों की तरह हैं, पोल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉवर्टी, प्रदूषण, जनसंख्या और गरीबी। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। रिवीजन कंप्लीट। ये था PYQ's नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट 4 क्लास में मिलते हैं।